और बड़ी खबर का रुख करें। थोड़ी देर में ईरान और यूएस के बीच बातचीत होनी है। जिनेवा में परमाणु मुद्दे पर दूसरे दौर की यह बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार हैं। वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान, वार्ता में अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहूंगा। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. But typically, Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. कांग्रेस ने आज सुबह 11 बजे यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। लखनऊ में सियासी माहौल गर्मा गया है। इससे पहले पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां आज यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट करेगी। सभी पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, कोई जिला बाकी नहीं जो आ गया और काफी बड़ी संख्या अन्य जगहों पर टिकी है। काफी बड़ी संख्या में हम लोग आज विधानसभा का घेराव करेंगे और उस मनरेगा को मजदूरों को उनकी मजदूरी 11 महीने 12 महीने से सरकार ने रोक रखी है। गरीब तबके की मनरेगा को खत्म करने की योजना है। पूरा परिवार एक एक लोग सब लोग डटे हैं और डटकर आज इस सरकार के चूल्हे हम हिलाएंगे, विधानसभा को घेरेंगे। बड़ी खबर का रुख करें। आज ही मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों को और नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। मुंबई के लोक भवन में ये मुलाकात दोपहर करीब 3:15 पर तय की गई। इस बैठक में दोनों ही देश रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक तकनीक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और साइबर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देने वाले हैं। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारत दौरे पर मैक्रों AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। ये राष्ट्रपति मैक्रों का चौथा भारत दौरा है। तो दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे इमैनुअल मैक्रों। PM मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच ये अहम मुलाकात, राफेल डील पर भी मोहर लग सकती है। मुंबई के लोक भवन में PM मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच में ये बैठक होगी। दोपहर 3:15 पर ये मुलाकात का समय तय किया गया है। भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। ये बड़ी मुलाकात है, सभी की निगाहें इस मुलाकात में हैं। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है, उसमें का भी हिस्सा होंगे और भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक तकनीक, परमाणु ऊर्जा और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई में होने वाली मुलाकात के सम्मान में बांद्रा वर्ली सी लिंक को रोशनी से सजाया गया। सी लिंक दोनों ही नेताओं की तस्वीरों के साथ जगमगा उठा, जो भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी और AI सहयोग को दर्शाता है। राष्ट्रपति मैक्रों आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं और आज मुंबई में क्या क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। आज 3:15 पर भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय बैठक होगी। 4:30 पर समझौतों का आदान प्रदान होगा। 5:15 बजे भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन। 7:15 बजे इनोवेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा आज भारत फ्रांस के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता भी होने वाली है। ये बैठक बेंगलुरु में होगी, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉथरिन शामिल होंगी। भारत फ्रांस के बीच होने वाली ये 6वीं वार्षिक रक्षा वार्ता है। रक्षा संवाद के दौरान दोनों ही देशों के बीच 10 साल के रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बैठक में दोनों ही देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। खासकर रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा 114 राफेल फाइटर जेट डील का आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। बैठक में फ्रांस की साफ्रान कंपनी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच हैमर मिसाइल को भारत में बनाने के लिए समझौता होगा।
और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। 25 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे। 18 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं का एग्जाम देंगे। सीबीएसई के कुल 43 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक परीक्षा केंद्र में एंट्री जरूरी है। सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स की आज शुरुआत हो रही है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में कुल मिलाकर 43 लाख छात्र जो हैं वो देश और विदेश से जुड़ेंगे। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको एग्जाम सेंटर से दिखा रही हूँ। ऐसे कई सारे एग्जाम सेंटर्स दिल्ली में भी बनाए गए हैं। अब से कुछ देर में छात्र यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये सीएम श्री स्कूल है। राउज एवेन्यू की हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी कि सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि कक्षा 10 की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं बोर्ड्स की। वहीं 12वीं की बात करें तो 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। एंट्री की शुरुआत सुबह 9 बजे से हो जाएगी और एंट्री केवल 10 बजे तक मिलेगी। और दिल्ली की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर एआई समिट जारी है, बीते दिन भी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम देखने को मिला क्योंकि कई सड़कों को डाइवर्ट किया गया है, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि एग्जाम सेंटर्स पर वक्त से पहुँचा जाए, पहले निकला जाए, क्योंकि इन डाइवर्जन्स की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स का ये अंदेशा हमें ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में देरी हो सकती है उन्हें, या फिर फंस सकते हैं। लिहाजा एहतियात ज़रूर बरतें। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि वक्त से निकला जाए। और बोर्ड एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इसकी जानकारी हम सभी को है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 थानों की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा है जिसे एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी फरार है। पुलिस को लुटेरों के कब्जे से असले और कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने लूट में इस्तेमाल एक कार भी बरामद की है। मुखबिर ने आकर के पुलिस को सूचना दी कि एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की घटना के अभियुक्त आज फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपनी गाड़ी में खड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना बलदेव एवं रिवॉर्डी टीम मौके पर पहुंचे और उन्होंने अभियुक्तों को ललकारा। और इस पर एक अभियुक्त गाड़ी से उतर के भागने लगा और भागते हुए उसने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें कि एक व्यक्ति को गोली लगी। एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा एवं एक को पुलिस ने गाड़ी में बैठे हुए पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की पिटाई से ग्रामीण की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों एसडीएम और उनके साथी पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा। आरोप है कि अवैध बॉक्साइट के खनन की शिकायत पर एसडीएम करुण कुमार पुलिस की टीम के साथ रात के 2 बजे हंसपुर गांव गए थे। इसी दौरान 3 गांव वालों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि एसडीएम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों के तेवर देख पुलिस प्रशासन भी टेंशन में है। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एसडीएम को थाने में बिठाकर पूछताछ भी की है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें पूछताछ नहीं, इंसाफ चाहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या एसडीएम और उनके साथ शामिल 3 और पुलिस वालों पर एक्शन होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शादी में सिलेंडर फटने से अचानक ही आग लग गई, जिससे शादी में दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि शादी में वरमाला हो रही थी, तभी अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और खाने की स्टॉल के पास आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हो गई, जिससे शादी में आए लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल से बाहर भागने लगे। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची
और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। धमाके हुए थे 1-2 सिलेंडर की वजह से, मगर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब लोग सेफ हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ज्यादातर लोग वरमाला देख रहे थे, यानी जिस जगह सिलेंडर का धमाका हुआ वहां आसपास कोई नहीं था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक स्कूल का प्रबंधक सजा देने के नाम पर छात्र छात्राओं से बदसलूकी किया करता था। स्कूल प्रबंधक के कमरे में इकट्ठे ये लोग बच्चों के परिजन हैं। इन सभी को ये जानकारी मिली थी कि इनके बच्चों के साथ स्कूल में अश्लील हरकतें की जा रही हैं। जब इन लोगों ने स्कूल के प्रबंधक से इस बारे में सवाल जवाब किए तो पहले तो वो सफाई देने लगा, लेकिन बाद में जब पीड़ित बच्चों से उसका आमना सामना कराया गया तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। जैसे ही परिजनों के सामने बच्चों ने स्कूल के प्रबंधक की करतूतों के बारे में बताया, परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रबंधक की धुनाई शुरू कर दी। स्कूल के प्रबंधक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रधानाध्यापक पे आरोप लगा है कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को भी अच्छा लगा। ताबड़तोड़ फायरिंग से हरियाणा का रोहतक कांप उठा, जहां दिल्ली बाईपास पर एक अस्पताल के बाहर स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की ये वारदात सोमवार शाम को हुई, जब स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और करीब 15 से 20 राउंड गोली चलाई, जिसमें दिनेश उर्फ गोगा नाम के युवक की मौत हो गई। दिनेश निजामपुर का रहने वाला है। इस हत्याकांड से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हत्या की सूचना मिली थी, जिस बाबत हम यहाँ आए हैं और उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वैलेंटाइंस डे की रात एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। दरअसल ये पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के पुरानी टहरी मोहल्ले का है, जहां राम किशोर रजक की घर में सोते समय बिस्तर पर ही मौत हो गई। जब सुबह हुई तो पत्नी सीमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बताया कि पति ने पत्थर से सिर फोड़कर आत्महत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस आई और मामले की जांच की गई तो उसे दाल में कुछ काला दिखाई दिया और 3 दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। पता चला कि मृतक राम किशोर की पत्नी सीमा का सुनील बुनकर नाम के युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके पति राम किशोर को भी लग चुकी थी। इस बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। दरअसल पत्नी सीमा अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राम किशोर की हत्या का प्लान बना डाला। और जब 13-14 फरवरी की दरमियानी रात को राम किशोर घर लौटा तो उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और बाद में इसे आत्महत्या का रंग दे दिया। लेकिन पुलिस के सामने सीमा और उसके प्रेमी की एक न चली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के मेरठ से पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है, जो 30 साल से भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर रह रही थी। महिला के साथ उसकी बेटी भी जो फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शादी होने के बाद यहाँ आ गई थी। पुलिस ने जिस महिला को पकड़ा है उसका नाम सबा उर्फ नाजी है, जो लाहौर की रहने वाली है। इस महिला ने 1988 में मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद से निकाह किया था। 1993 में महिला ने पाकिस्तान में एक बेटी को जन्म दिया। जब बेटी एनम को भारत लाया गया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दिलाई गई। उल्टा 2003 में अपने और अपनी बेटी के फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने लगी। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली और जांच की गई तो सारी बात सही निकली। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा
वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं, इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि महिला के पास 2 अलग-अलग नामों से वोटर आईडी कार्ड मौजूद थे। इस मामले में सबा उर्फ नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसकी बेटी एनम अभी फरार है। सबा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में 30 साल पुरानी पानी की टंकी को गिराया गया, जिसे गिराने में 11 घंटे लग गए और टंकी को गिरता हुआ देखने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जो टंकी आपको कैमरे पर सिर्फ 6 सेकंड के भीतर जमीन पर आती हुई दिखाई दे रही है, इसे यहां तक लाने में जल निगम को 11 घंटे की मेहनत करनी पड़ी। दरअसल ये पानी की टंकी 30 साल पुरानी थी, लेकिन जर्जर होने की वजह से इसमें पानी की सप्लाई बंद थी। ऐसे में लंबे समय से इस टंकी को गिराने की बात कही जा रही थी और फिर 16 फरवरी को वो दिन आया जब इस पानी की टंकी को गिरा दिया गया। सुबह करीब 10 बजे इसे गिराने का काम शुरू हुआ और रात 9 बजे जाकर गिराया गया। जिस वक्त इसे गिराया गया, आसपास लोगों का मेला सा लग गया। जैसे ही टंकी गिरी, लोगों ने ताली बजाकर इसका जश्न भी मनाया। दरअसल ये टंकी जर्जर थी, इसके गिरने का भी खतरा बना हुआ था। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में केमिकल फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस अग्निकांड का वीडियो भी सामने आया है। आग की लपटें इतनी भयानक थी जिसे देखकर ही लोग सहम गए। केमिकल फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में समा चुका था और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आग से ज्यादा इसका धुआं लोगों में दहशत पैदा कर रहा था। काले रंग का यह धुआं कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में नजर आ रहा था। यह धुआं केमिकल का था, जिसके चलते कई गांवों के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस धुएं से आंखों में जलन भी महसूस हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक ऐसा चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो सिर्फ पुलिस वालों के घर को ही निशाना बनाता था। इस चोर के खिलाफ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। हाथ में प्लास्टर चढ़ा है और पैरों से चला नहीं जा रहा। यही वो चोर है जिसके निशाने पर पुलिस वालों का मकान रहता था। इस चोर का नाम दीपेश है, जो अलीराजपुर जिले का रहने वाला है। आरोप है कि 20 जनवरी को इसी ने खंडवा पुलिस लाइन में एक पुलिस वाले के घर में चोरी की थी और सोने चांदी के जेवर समेत लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। इस चोर को पकड़ने के लिए 3 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि ये बार बार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन आखिरकार खंडवा की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। दीपेश ने बताया कि 15 साल पहले एक पुलिस वाले ने इसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसे पुलिस वालों से नफरत हो गई और इसी के चलते वो लगातार पुलिस वालों के घरों को निशाना बनाने लगा। दीपेश बेहद शातिराना तरीके से चोरी की प्लानिंग करता था। पहले वो पुलिस लाइन में सब्जी बेचने के बहाने दिन भर घूमता और फिर उस मकान को टारगेट करता जो खाली रहता था। दीपेश ने यह बात कबूली है कि वो अब तक मध्य प्रदेश के 16 जिलों की पुलिस लाइन में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां नवादा में रेप के बाद हत्या पर गुस्सा फूटा है। गुस्साए गांव वालों ने यहां पर जाम लगा दिया। महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में अब यहां भड़के हुए गांव वालों ने जाम लगाया, इकट्ठा हुए हैं। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इनका आरोप है कि पहले महिला के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये बिहार के नवादा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के नवादा में रात में महिला की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद जो महिला की जब 100 गांव के लोगों ने देखा तो महिला की बदन पर कपड़ा नहीं था, जिसके बाद यह आशंका जताया गया कि महिला की जो है बलात्कार किया गया। पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे इस समय। तो ये रोड जो है आपको बता दें कि नवादा का जो रोड है उसे जाम कर दिया गया है समरैठा गांव के पास। और
यूपी के अंबेडकर नगर में बीए पास डॉक्टर ने गर्भवती महिला की सर्जरी की। इस सर्जरी के बाद गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। अंबेडकर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें डॉक्टर का नाम योगेश यादव है जो सिर्फ बीए पास है और उसके सहायक का नाम शुभम विश्वकर्मा जो इंटर पास है। इन दोनों ने मिलकर प्रियंका की सर्जरी की थी। घर वाले इंतजार में थे कि प्रियंका जल्द ही मां बन जाएगी, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और जब तक इन्हें किसी दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी जान चली गई। अब इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत। फर्जी डॉक्टर योगेश यादव नवजीवन नाम से अस्पताल चलाता था और उसने जो सहायक रखा था वो भी कोई डॉक्टर नहीं, एक इंटर पास लड़का था। जांच में पता चला कि योगेश के पिता सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय थे। योगेश उनके साथ ही अस्पताल जाता था और बाद में खुद डॉक्टर बनकर फर्जी अस्पताल चलाने लगा। जांच में पाया गया कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसे में सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था। प्रियंका की मौत के बाद सिस्टम की नींद खुली और फर्जी अस्पताल को सील कर दिया गया।